इन खाप पंचायतों का मकसद केवल और केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हीनियस क्राइम के आरोपी को बचाने से ज्यादा कुछ नहीं है। कि नजरिया कैसे बनता है ये कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना है या बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा होना है। आंदोलन तय करते हैं कि किस आंदोलन का हमें साथ देना है, किसका नहीं साथ देना है। कहना है कि किसके पक्ष में बोलना है, किसके खिलाफ में बोलना है। जाति देखी जाती है। जाति पूरे भारत में अगर 100 रेप की घटनाएं होती हैं तो ये मान के चलिए उसमें से 75 से 80% जो विक्टिम्स होती है वो SC कम्युनिटी ST कम्युनिटी से होती है। प्रिंसिपल ने उस बच्ची को यह धमकाया कि ये बात किसी को नहीं बतानी। आखिर प्रिंसिपल उस चपरासी को क्यों बचाना चाहती है? यहां भी जातिवाद घुस गया। इन लोगों के दिल में जाति की वफादारी इतनी ज्यादा है, चाहे इसके बदले में चाहे 3 साल की बच्ची के साथ हीनियस क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उनको इस बात की चिंता। ये लोग SC कम्युनिटी के और महिलाओं के घोर विरोधी। सरकारें जो डरती हैं वो इसी से डरती हैं, भीड़ से डरती हैं, वोटों की ताकत से डरती हैं। गवर्नमेंट का काम केवल धर्म के आधार पे पोलराइजेशन करके लोगों को आपस में लड़वा के और वोट इकट्ठे कर रहा है, सत्ता में बने रहना है। दोस्तों, जनमंच के विशेष कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष मेहमान है एडवोकेट रजत कलसन। एडवोकेट रजत कलसन जिसका पूरे हरियाणा में और पूरे देश में पीड़ित लोगों के लिए लड़ने के लिए और खासकर SC कम्युनिटी के ST कम्युनिटी के लोगों के लिए लड़ने के लिए नाम जाना जाता है। जब भी कोई एक मसला होता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ हो चाहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, तो उनका एक पक्ष हमें देखने को मिलता है। आज जिस प्रकार से बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और बलात्कार की घटना इंसान की एक घटना हुई है जिसमें 7-8 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे ही हिसार हांसी के पास एक स्कूल है गांव में, उस स्कूल के अंदर एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई और उसके बाद जो पूरे मामले आए, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि हम इन मुद्दों पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है खेल मंत्री संदीप सिंह का। इन सब के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं और कुछ लोग इनके पक्ष में हैं, बलात्कारियों के पक्ष में भी हैं और बलात्कारियों के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी हैं। लेकिन बलात्कारियों के पक्ष में कौन है, लड़ने वाले कौन है, प्रत्येक एक मुद्दे पे हम जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के नजरिए से, दलितों के नजरिए से इन चीजों को जब हम देखते हैं तो जो बलात्कार के खिलाफ कहीं लड़ते दिखते हैं, वो जब दलित कम्युनिटी की लड़की के साथ बलात्कार की घटना होती है तो वो उसके खिलाफ बलात्कारियों के पक्ष में खड़े मिल जाते हैं, खासकर खाप पंचायतें या पंचायतें। तो सर, आपका धन्यवाद है। थैंक यू। आप हमारे साथ जुड़े। जी और स्वागत भी है जनमंच के इस प्रोग्राम में। तो रेप की घटनाएं जो हो रही है वो पहली भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है। इन घटनाओं को आप किस नजरिए से देखते हैं कि संदीप सिंह के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए सभी को, लेकिन जब एक गांव के स्कूल में लड़की के साथ बलात्कार हुआ, 6वीं में क्लास में पढ़ने वाली लड़की की, उसमें उसके आरोपियों को बचाने के पक्ष में पंचायतें आ जाती है, जो मैंने आपको जो लिखा था वो पढ़ा है। तो इसके बारे में एक बार जानना चाहता हूं कि नजरिया कैसे बनता है ये कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना है या बलात्कारियों के खिलाफ खड़ा होना है। देखिए, हरियाणा में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो आपको न्यूज़पेपर्स के स्टेट पेज पर ये सारी की सारी बातें पढ़ने को मिल जाएंगी। हर रोज माइनर लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं जो है पब्लिश हो रही हैं। और एक टेंटेटिव डाटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे भारत में अगर 100 रेप की घटनाएं होती हैं तो ये मान के चलिए उसमें से 75 से 80% जो विक्टिम्स होती है वो SC कम्युनिटी ST कम्युनिटी से होती हैं। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में अगर हिसार की बात करें, हिसार में पिछले 10-15 दिन में कई रेप की घटनाएं हुई हैं और एक तो बड़ी दिल दहला देने वाली हुई है। एक नेपाली मूल की बच्ची के 8 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप किया गया और उसको मार दिया गया और शव को उसका खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड में, हालांकि निर्भया कांड में मैं जाति का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन जो निर्भया थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण कम्युनिटी से थी और पूरे देश में भूचाल मचा था। पूरे देश की
हर प्रदेश की राजधानियों में कैंडल मार्च निकले थे। दिल्ली इंडिया गेट पर भी कैंडल मार्च निकाला गया था। इन छोटे छोटे शहरों में आंदोलन हुए थे। भारत सरकार ने स्पेशल एक कानून बनाया था, पोक्सो एक्ट के नाम से जिसको जानते हैं। 1000 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया था, और उस जो निर्भया थी, उस जब तक वो जिंदा थी उसको इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भेजा गया था। और उसके कुछ दिन बाद ही हरियाणा के हिसार जिले में एक लड़की को किडनैप करके उसके साथ रेप किया गया था। रेप करने के बाद वो लड़की लगातार इलाज के लिए जूझती रही। उसको सरकारी अस्पतालों में भी उसका इलाज नहीं किया गया। वो स्कूल में पढ़ने के लिए गई तो उसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया। कसूर केवल इतना था कि वो एससी कम्युनिटी से थी। अब हाल की घटनाओं पे अगर हम आए तो जो बच्ची नेपाली मूल की जिसके साथ रेप हुआ है, ऐसा होना चाहिए था कि पूरे हरियाणा के जितने भी फेमिनिस्ट थे, जितने भी समाज सेवी थे, जो किसान आंदोलनों में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उन लोगों को इसमें सामने आना चाहिए था। लेकिन है ना, बड़े दुख की बात है कि कोई सामने नहीं आया। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि भारत में और भारत के सभी प्रदेशों में, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूं तो इसलिए हरियाणा की बात कहूंगा कि हर एस्पेक्ट में, हर चीज में जातिवाद घुसा हुआ है। हर चीज में जातिवाद घुसा हुआ है। मतलब लोग जो भी आंदोलन तय करते हैं कि किस आंदोलन का हमें साथ देना है, किसका नहीं साथ देना है, कहना कि किसके पक्ष में बोलना है, किसके खिलाफ में बोलना है, जाति देखी जाती है। जाति देख कर तय किया जाता है कि किसमें उसमें बोलना है। आपने बात की जो महिला कोच ने एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए हैं, उस मामले में एक महिला कोच, वो मेजर है, पढ़ी लिखी है, नौकरी पर है, उसने खेल मंत्री पर आरोप लगा दिए। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि उस मंत्री को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करने के लिए हो सकता है किसी के हाथों में वो खेल रही हो, लेकिन हम इस बात को नहीं कहते। ठीक है, हम इस बात को नहीं कहते। हम कहते हैं कि उसके साथ गलत हुआ है और उसका सभी को साथ देना चाहिए। लेकिन जो उसका साथ देने के लिए जो मुख्यमंत्री की कोठी का घेराव करने की बात कर रहे हैं, जो विधानसभा का घेराव करने की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम नेशनल हाईवेज जाम करेंगे और उसको बर्खास्त किया जाए मंत्री को, उन लोगों को अपनी दोगली मानसिकता जो है उसको छोड़ना होगा। और जो हिसार में बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ है, उनमें से कोई भी नेता का किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, किसी ने धरना नहीं किया, किसी ने प्रदर्शन नहीं किया, कोई एसपी को ज्ञापन नहीं देने गया, किसी ने अपना प्रेस नोट अखबार में जारी नहीं किया। दूसरी बात और एक बताऊंगा कि बड़ी ही दुख की बात है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं देश में, हरियाणा में, उसमें एससी समाज के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। लगभग बहुमत में एससी समाज के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। और एससी समाज के बच्चों के साथ मतलब जो आरोपी हैं, इस जो मैं हरियाणा का हिसार जिले का और गांव, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि कुछ आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, उस गांव में 11 साल की 7वीं कक्षा की छात्रा, 11 वर्षीय छात्रा के साथ 55 साल के चपरासी ने रेप किया, उसके साथ छेड़खानी की और बहुत गलत उसके साथ हरकतें की। और उसकी प्रिंसिपल ने, जो वहां की प्रिंसिपल थी, उसकी प्रिंसिपल तक जब बात पहुंची तो उसकी प्रिंसिपल ने उस बच्ची को यह धमकाया कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। अब ऐसा किया, मतलब धमका दिया, बच्ची को धमकाया। बच्ची ने 164 के बयानों में भी अपनी ये बात कही है, बच्ची ने अपनी कंप्लेंट में भी ये कही है, अब बच्ची ने अपने और जो पुलिस के सामने बयान हुए उन बातों में भी ये कहा है कि प्रिंसिपल ने मेरे को धमकाया। अब आखिर प्रिंसिपल उस चपरासी को क्यों बचाना चाहती है? यहां भी जातिवाद घुस गया। प्रिंसिपल, हमने जितनी जानकारी जुटाई उसमें ये कि प्रिंसिपल और चपरासी जो होंगी एक कास्ट है, एक कास्ट है। और कहीं मेरे कास्ट के मतलब हीनियस क्राइम करने वाले को भी सजा ना हो जाए, उसको जेल ना हो जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो जाए। इन लोगों के दिल में जाति की वफादारी इतनी ज्यादा है, चाहे इसके बदले में चाहे 3 साल की बच्ची के साथ हीनियस क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उनको इस बात की चिंता नहीं है। उनको आरोपी को बचाने क्योंकि वो उनकी जाति का है। हरियाणा में एक आम चीज देखने को मिलती है, अगर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है तो हमारे समाज के लोगों के अंदर डर इतना बिठाया हुआ है इन लोगों ने कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए थाने में उसके परिवार के सदस्य मिलते हैं। लेकिन जिस आरोपी का नाम लिखाया गया है एफआईआर में,
उसको बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के आरोपी पक्ष के लोग, जो ये जाति विशेष के लोग हैं, ये थाने के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को कार्रवाई नहीं करने देते। कुछ तो पुलिस खुद कार्रवाई नहीं करना चाहती और कुछ ही इकट्ठा हो जाते हैं, उस दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। इस मामले में एक बार पूरी और जानकारी चाहता हूं। मैंने आपकी फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी कि प्रिंसिपल के पक्ष में पंचायतें आ गई, आरोप जो पीड़ित परिवार है उसके घर जाया गया पंचायत के द्वारा कि इसको सामाजिक वो दंड दे देंगे कुछ प्रिंसिपल को, इसकी नौकरी का सवाल है, ऐसी कुछ बातें हुई है उसके बारे में। जो अभी इस मामले में, हंसी वाले मामले में, पीड़ित परिवार मुझसे मिला था 3-4 दिन पहले। उन्होंने बताया कि गांव के एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग, जो अपने आप को किसान कहते हैं या खाप पंचायत का नुमाइंदा बताते हैं, गांव के सरपंच के साथ, और अच्छे एज्ड लोग हैं, उनकी भी बहन है, उनकी बेटियां हैं, उनके भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, लड़कियां, वो सारे के सारे आरोपी चपरासी को बचाने के लिए पंचायत लेकर पीड़ित के घर आए और उन्होंने कहा, भाई जो हमारी पंचायतें अरसा दराज से गांवों की पंचायतें खापे फैसले करती आई हैं, हमारे रहते हुए थानों में और कोर्टों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप फैसला करेंगे, अपनी अदालत बिठाएंगे और हम इसको सामाजिक दंड देंगे। अब सामाजिक दंड क्या होते हैं? सामाजिक दंड होते हैं, या भाई पंचायत में उसको 4 जूते मार दिए, उस पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, 1 महीने के लिए गांव से निकाल दिया, इस तरह के इस तरह के जो ट्रेंड देखे हैं। हाँ, ट्रेंड देखे, इस तरह के जुर्माने। तो अगर उसी केस को अगर अदालत में ट्राई किया जाए और अदालत में सजा हो उसकी, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट और मौत तक की सजाएं। तो स्पष्ट हो जाता है इन खाप पंचायतों का मकसद केवल और केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हीनियस क्राइम के आरोपी को बचाने से ज्यादा कुछ नहीं है। और इनके एटीट्यूड से, इनके कंडक्ट से स्पष्ट है, ये लोग एससी कम्युनिटी के और महिलाओं के घोर विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि इन लोगों को इनके साथ अगर कोई क्राइम हुआ तो उसमें इंसाफ मिले। ये नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ें, ये लिखें, बड़े अफसर बने, ये कभी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि एससी कम्युनिटी का स्टेटस जो 100-150 साल पहले था वो एज इट इज बना रहे। ये इन लोगों की सच्चाई है, इन लोगों की मानसिकता है। सर, इससे पहले भी हमने देखा कि बंगाल की लड़की किसान आंदोलन में आती है, उसके साथ रेप की घटना होती है, मुकदमा दर्ज होता है और वहां खाप पंचायतें बैठ जाती है। किसान आंदोलन के जो नेतृत्व है उन्होंने खाप पंचायतों का समर्थन नहीं किया, लेकिन खाप पंचायतों में जरूर उनको कहीं ना कहीं क्लीन चिट देती थी जो आरोपी थे, और आज तक भी चर्चा है कि वो तो मतलब बेकसूर ऐसे थे। तो ये चीज टूटेगी कैसे? मैं जानना ही चाहता हूँ कि जो कास्ट देख के, धर्म देख के, इलाका देख के बातचीत होती है, ये चीज कैसे टूटेगी? जब तक ना सरकारें जो है ना, जब तक सरकारें हैं जो चंडीगढ़ या दिल्ली में बैठती हैं, वो सख्त रवैया नहीं अपनाती हैं इन लोगों में। अच्छी बात यह है कि ये लोग किसी भी मुद्दे पे, छोटा हो चाहे बड़ा, एकदम इकट्ठा हो जाते हैं। और सरकारें जो डरती हैं वो इसी से डरती हैं, भीड़ से डरती हैं, वोटों की ताकत से डरती हैं। ये लोग इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाते हैं और इनकी गलत बातों को भी सरकारों को मानना पड़ता है, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हो, चाहे पुलिस हो। पुलिस भी भीड़ के आगे डरती है और पुलिस भी, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, इनके हीनियस क्राइम के मुकदमे भी दफा 321 में पुलिस ने विड्रॉ किए हैं कोर्टों से। तो अगर इस मामले में कानून को अपना काम करने दिया जाए, कानून को निष्पक्ष तरीके से अपना काम करने दिया जाए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के काम में कोई इंटरप्शन ना हो, कोई राजनीतिक दबाव ना हो, और ईमानदार अधिकारी अगर इस मामले में लगाए जाएं तो सही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, अदालत में सही पैरवी होगी, सजाएं होंगी, और लगातार ऐसा चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लोग क्राइम करने से डरेंगे। अब क्या होता है, अब किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बच्ची के साथ रेप होता है तो पहले तो उसके परिवार वाले उसको रेप का केस दर्ज कराने में बड़ा डरते हैं, इज्जत बेइज्जती की डर। ऊपर से जब वो थाने में के लिए जाता है तो वहां के जो खंड के वाले हैं, जो गांव के लोकल पंचायती हैं, वो ये कहते हैं भाई तेरी लड़की की बदनामी हो जाएगी, तेरी लड़की की शादी नहीं होगी, और भाई तू गांव के मजबूत आदमी के खिलाफ केस दर्ज करा रहा है, तेरे को गांव में नहीं रहने देंगे, तेरा सोशल बॉयकॉट कर देंगे, तेरे को जार से मार देंगे, ले 50-60 हजार रुपए, घर बैठ जा आराम से। इस चीज से भी बाहर निकल जाए तो फिर वो आगे पुलिस थाने में उन्हीं के भाईचारे वाले बैठे मिलते हैं। सारे थानों में, सारे एसपी हेडक्वार्टर्स पे, सारे डीजीपी हेडक्वार्टर्स पे इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, वो कार्रवाई नहीं करते। आप जैसे मेरे जैसे लोग धरना प्रदर्शन करके कार्रवाई कराते हैं तो पुलिस जांच में इतना लोकुना छोड़ देती है, इतनी
कमियां छोड़ देती है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम रह जाता है। अदालतों में आप देखोगे SC/ST पॉक्सो या SC/ST रेप की जो धाराएं हैं उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है, क्योंकि पुलिस अपनी जांच में इस तरह के लाकुना छोड़ देती है कि उसका फायदा सीधा सीधा आरोपियों को मिलता है। तो व्यवस्था जो है, कास्टिज्म ने एक विशेष कास्ट के आरोपियों को बचाने के लिए पूरा लीगल और सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सारा करप्ट कर रखा है। रजत सर, मैं इस पे भी एक बात कर रहा हूं कि यहाँ जो समस्याएं हैं इन्हीं का प्रतिनिधित्व जो सरकार कर रही, सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं, अलग अलग पार्टियां बैठी, हमने तो यहाँ बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्राएं देखी है, बलात्कारियों के पक्ष में बड़े बड़े प्रदर्शन देखे पक्ष में, और उसके साथ में हमने देखा है कि जो ये बहुत बड़ा गुजरात का एक मामला हुआ था, उस महिला के साथ रेप हुआ, बिल्किस बानो के साथ। हाँ। बिल्किस बानो के हत्यारों को, बच्चों के हत्यारों को और बलात्कारियों को आजादी के दिन 15 अगस्त को इसी सरकार ने छोड़ दिया। तो सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी से काम कर पाएगी? और मेरा सवाल ये भी सर आपसे कि जो इस ढांचे में है, समस्याएं हैं, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे लोग अपना पक्ष विपक्ष सुनते हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर है या जो मजदूर है खासकर, वो काम पे चला जाता है, पति पत्नी दोनों काम पे मजदूरी करने चले जाते हैं, पीछे से बच्चे रह जाते हैं, उनको कैसे बचाया जाए ऐसे दरिंदों से? सरकार कहाँ कमजोरी निभा रही कि उनकी परवरिश कहीं ना कहीं की जाए? तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है? देखिए, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो भी सरकारें हैं, जो पुलिस है, जो भी राजनीतिक दल है, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, हरियाणा में जितने केसेस मिलेंगे 80% केसेस इन लोगों के खिलाफ मिलेंगे, और इन लोगों ने सारा सिस्टम, चाहे वो अदालत से भरी हो, चाहे पुलिस से क्लीन चिट मिले, चाहे खाप पंचायतों में समझौते के आधार पे केस खत्म हो जाए। अगर बिल्किस बानो वाले सिस्टम की बात करें तो जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, जो स्टेट में गवर्नमेंट बैठी है, आप लोगों को पता है इस गवर्नमेंट का काम केवल धर्म के आधार पे पोलराइजेशन करके लोगों को आपस में लड़वा के और वोट इकट्ठे करना है, सत्ता में बने रहना है। ठीक है, चाहे गुजरात दंगों की बात हो, चाहे जम्मू की बात हो, जहां पे उस बच्ची के साथ कठुआ का जो मसला था, उन्होंने जुलूस निकाला था आरोपी के पक्ष में, चाहे बिल्किस बानो में एक्विटल की बात हो, चाहे वो यूपी की, ठीक है, वो धर्म के नाम पर, सेंटर वाले धर्म के नाम पर कर रहे हैं, ये जाति के नाम पर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं। और अगर हरियाणा के किसान या हरियाणा की खाप पंचायत बिल्किस के मामले पर केंद्र सरकार को कोसते हैं, बीजेपी को कोसते हैं, तो उनको अपने गिरह में भी जागना होगा कि तुम क्या कर रहे हो? तुम रेप माइनर SC कम्युनिटी की रेप विक्टिम के आरोपी को बचाने के लिए थानों में पंचायतें करते हो, गांव में पीड़ित के घर पे जाके पंचायतें करते हो कि सामाजिक दंड दे देंगे। ये दोहरी मानसिकता इन दोनों पक्षों को देखनी पड़ेगी, चाहे वो RSS के लोग हों, चाहे ये किसान वाले लोग हों। ठीक है, अब लोग वही हैं, कास्ट वही है, केवल ढकने के लिए कभी किसान का नाम दे दिया जाता है, कभी खाप का नाम दे दिया जाता है, कभी किसी मंच का नाम दे दिया जाता है, कभी किसी मंच का नाम दे दिया जाता है। लीड वही लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल, जब किसान आंदोलन में जो हमारे एक युवक को काट के टांग दिया गया था, तब इन्होंने, किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, तब इन्होंने हाथ झाड़ दिए, भी मारने वाले तो दलित ही थे। तब वो मारने वाले उससे पहले किसान थे, जब आरोप लगे फिर वो दलित हो गए, वो फिर उनको दलित बता दिया गया। ये दोहरी मानसिकता है, ये लोगों को बेवकूफ पागल बनाने की बात है सारी की सारी। बंगाल के तो मसले पे भी आज तक बहुत ऐसा हुआ था, मैंने कहा बंगाल के मसले पर भी किसान आंदोलन से जुड़े युवाओं के नाम सामने आए थे, और उसी टाइम इन लोगों ने, किसी ने भी, इस कम्युनिटी में भी बहुत अच्छे फेमिनिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत अच्छी फेमिनिस्ट महिलाएं हैं हरियाणा में भी, किसी का भी एक स्टेटमेंट नहीं आया कि बंगाल की लड़की भी तो लड़की थी। ठीक है, अब हरियाणा की जो कोच ने आरोप लगाया है संदीप सिंह के खिलाफ, उसमें सारे मुखर हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन की बात हो रही है, लेकिन उस टाइम किसी ने आंदोलन की बात नहीं की। हिसार में जो रिसेंट अभी कांड हुआ है उसमें किसी ने बात नहीं की, और अभी झांसी वाले केस में किसी ने बात नहीं की।
तो ये तो शीशे की तरह साफ है, शीशे की तरह साफ है मैं कह रहा कि हूं कास्ट देखकर आंदोलन तय होते हैं। सर, सवाल फिर वही खड़ा है कि समाज में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा प्रयास तो ये है कि पीड़ित के पक्ष में खड़ा होने के लिए जाति न देखी जाए, धर्म न देखा जाए, क्षेत्र न देखा जाए। लेकिन अक्सर जो देखते हैं, जो आपने बताया है, लेकिन हिसार में इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ, रेप है, उसमें हत्या है, उसके बाद चुप्पी। वो चुप्पी क्यों है, उस पर हमने बात करनी चाहिए। सवाल ये है कि जो मजदूर है, पति पत्नी दोनों काम पे चले जाते हैं, पीछे झोपड़ियों में परिवार रहता है, या जहां कॉलोनियों में कमरे रहते हो, मजदूरों की कॉलोनियां हैं, वहां उनको कैसे सेफ्टी दी जाए बच्चों को? देखिए, अगर जिन बच्चों के साथ इस तरह गलत हो चुका है, उनकी सुरक्षा की अगर हम बात करें, उनके परिवारों की सुरक्षा की हम बात करें, तो सीआरपीसी, SC एंड ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट, तीनों में विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम चलाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी टाइम टू टाइम गाइडलाइंस आती रही हैं कि विटनेस की प्रोटेक्शन किस तरह से की जाए। SC ST एक्ट में तो बहुत ज्यादा प्रोविजंस हैं इसकी, विटनेस की जब तक केस का जजमेंट ना आ जाए, विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड ना आ जाए, उसको प्रोटेक्शन में रखा जाए इन इस क्राइम के मामले में। इसी तरह से पॉक्सो एक्ट में भी है। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों में जो प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, अभी हिसार में भी एक कांड हुआ था और उनको डिस्पोजेस करने के लिए भूमाफिया द्वारा उस कॉलोनी में आग लगा दी गई थी। एक बच्ची दर्दनाक रूप से जल के उसकी मौत हो गई थी। तो इस तरह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का एक सेटल्ड गाइडलाइन है कि किसी को भी आप विस्थापित करने से पहले उसका रिहेबिलिटेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी हिमाचल में उत्तराखंड का या हिमाचल का के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। 50,000 लोगों को उत्तराखंड सरकार वो वहां से हटाने पर तुली हुई थी और ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लोग पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इनको उजाड़ने से पहले आपको इनका पुनर्स्थापन या रिहेबिलिटेशन इन लोगों को करना पड़ेगा। जहां तक बच्चों की सुरक्षा का मामला है, चाहे खेतों में प्रवासी मजदूर रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, और गांव में गरीब परिवार हैं जो सो कॉल्ड बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ या डीनोटिफाइड कम्युनिटीज के लोग हैं, वो लोग बिल्कुल असुरक्षित हैं। और इस मामले में भारत सरकार ने SC कमीशन बनाया हुआ है, बच्चों के लिए एक अलग कमीशन बनाया हुआ है, चाइल्ड राइट कमीशन बनाया हुआ है, और महिलाओं के लिए अलग मंत्रालय है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग मिनिस्ट्री है। तो इन सभी बच्चों का एक डाटाबेस सरकार को तैयार करना पड़ेगा, और उसके लिए इनको, जैसे पॉक्सो में 1000 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट जारी किया है, इस तरह का इसके बजट में कुछ अलग से इन लोगों का बजट करना है, जिसमें इनकी एजुकेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी की सारी चीजें आए। और मेरा मानना है कि इस मामले में जितने भी प्रोग्रेसिव NGOs हैं, संगठन हैं, उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर गवर्नर के पास उन सबको अब पत्र लिखने चाहिए, उनको अपने लेवल पे खुद भी डाटा इकट्ठा करना चाहिए। और इसके बावजूद सरकार नहीं मानती तो सुप्रीम कोर्ट में हम इस पे एक जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है, गाइडलाइन जारी करा सकते हैं। तो केवल और केवल सरकार के भरोसे छोड़ना तो उन बच्चों को मौत के मुंह में भेजने के बराबर है। मतलब हम यहाँ लोग रह रहे हैं, हमें जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी अपनी। बिल्कुल जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग नेपाली मूल की बच्ची की रेप और हत्या के मामले में मुंह पे उंगली लगा के बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि उनके घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। वो राक्षस ने अभी तो उस नेपाली मूल की बच्ची को निकला है, वो राक्षस उनके घर में भी एंट्री करने वाला है। अगर इस टाइम वो चुप बैठे रहे तो उनको वो दिन याद आएगा। अगर उस समय हम बोल जाते, उस टाइम अपनी आवाज उठाते उस बच्ची के हक में, तो हो सकता है कि हमारी बच्ची आज सुरक्षित हो जाती। तो किसी की भी बच्ची सुरक्षित नहीं है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो। हालात इतने खराब हो चुके हैं। मैंने पढ़ा था कुछ समय पहले कि विदेशी जो कंट्रीज हैं, दूसरे देश हैं, उन्होंने बाकायदा भारत के लिए गाइडलाइन जारी की हुई है कि भाई अपने रिस्क पे जाएं, महिलाएं भारत में सुरक्षित नहीं, भारत सुरक्षित नहीं है।
और कई देशों में तो मैंने ये भी पढ़ा कि भारत को जो दिल्ली को जो है रेप कैपिटल के नाम से वो दिया गया है। और मैं ये कहता हूं हरियाणा इस समय पूरे देश में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है, नंबर वन है। और इसके लिए हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार जिम्मेदार है। और यहां पर 3 तरह के, एक तो वो आरोपी घूम रहा है जो बच्चियों के साथ रेप कर रहा है, उन्हें मार रहा है। दूसरा, उस आरोपी को बचाने के लिए खाप पंचायत है और हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट उनकी उसकी सेफ्टी के लिए चल रहा है। इन तीनों का जो नेक्सस है, इसको आप लोगों को अपने संगठनों के माध्यम से उजागर करना पड़ेगा। जिस दिन आपने इन तीनों को अलग अलग कर दिया, बेनकाब कर दिया, हरियाणा की बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। तो रजत कलसन हमारे साथ थे, बातचीत की है, बेबाकी से बातचीत की है, और हम भी देखते रहे हैं कि जो आसानी से शिकार किया जाता है, लड़कियां जो होती है जिनको, और जो सुरक्षा की जो बात की है, जो असुरक्षा की बातचीत की है कि झुग्गी में रहने वाले बच्चे भी असुरक्षित है, बस में जब लड़कियां सफर करती है वो असुरक्षित है। यहां तक आपको याद होगा, थोड़ा हम पीछे ले जाते हैं कि आईएएस की लड़की थी, कुंडू की लड़की, उसको छेड़खानी की थी और वो छेड़खानी में शामिल था सुभाष बराला जो बीजेपी का अध्यक्ष, उसका लड़का शामिल था। तो एक आईएएस की लड़की भी असुरक्षित है, और बस के अंदर सफर करने वाली भी लड़की सुरक्षित है, रेल के अंदर भी असुरक्षा में जी रही लड़कियां, और झोपड़ी वाली भी असुरक्षित है। लेकिन आप अपने अनुसार देखते हो कि असुरक्षा कहाँ है और सुरक्षा कहाँ है। ये आप जब तक देखते रहे तो आपकी लड़कियां भी नहीं बचेगी, क्योंकि लड़कियों पे यौनिक हमला कोई एक जाति पे हमला नहीं है, ये पूरी महिलाओं पे हमला है। जो पूरी महिलाएं हैं, आबादी की आधी महिलाएं, उन पे हमला है। लेकिन हमला करते हुए जो आरोपी वो जरूर ये देखता है कि कमजोर कौन है, कमजोर कड़ी कौन है। तो कमजोर यहाँ शेड्यूल कास्ट है, कमजोर यहाँ अल्पसंख्यक है, कमजोर यहाँ झोपड़ी में रहने वाला मजदूर है। उसको जल्दी शिकार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ से विरोध होना बहुत मुश्किल होता है, और जब विरोध आएगा तो उसके खिलाफ आपके पास एक मजबूत दीवार है उसके खिलाफ में खड़ा करने के लिए, आपकी जाति, और वो जाति आगे खड़ी हो जाती है। वो कभी किसी पंचायत के नाम पे आ जाती है, किसी खाप पंचायत के नाम पे आ जाती है, कभी दूसरे उसके नाम से आ जाती है। लेकिन ये आपके आने वाली पीढ़ी को ही खत्म कर देगी, निगल जाएगी। 6 साल की बच्ची भी असुरक्षा में है, 1 साल की बच्ची भी असुरक्षा में है, और 80 साल की बुजुर्ग महिला भी असुरक्षा में है। यहाँ ये सारे मसले आए हैं। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।